और रोज घर में बोलते हैं हो राजीव दीक्षित शी इज माई मिसेस। तो मैं पूछता हूं रियली शी इज योर मिसेस? क्योंकि यूरोप में मिसेस का माने धर्म पत्नी को छोड़कर कोई भी महिला, और उनकी धर्म पत्नी कहती है ओ राजीव दीक्षित ही इज माई मिस्टर। तो मैं पूछता हूं रियली? क्योंकि यूरोप में मिस्टर का माने पति को छोड़कर कोई भी पुरुष, और मिस तो बहुत ही खराब है। मिस है फ्रेंच शब्द है। मिस का माने एक ऐसी महिला जो जिंदगी भर वैश्यावृत्ति करे, शादी ना कर सके, वो मिस है। हम बड़े गर्व से लिखते हैं मिस फलाना, मिस ढिमाका, मिस ये, मिस वो, बिना सोचे समझे। और सबसे खतरनाक शब्द यूरोप में है अंकल। सबसे खतरनाक है, क्योंकि जिसके बारे में आपको कुछ बताना ही नहीं हो उसको अंकल बोल दो, जिसके बारे में नहीं बताना हो उसको आंटी बोल दो। हमारे यहाँ अंकल आंटी कैसे हो सकते हैं? या तो चाचा होंगे, या तो काका होंगे, या तो मामा होंगे, या तो मौसा होंगे, या तो ताऊ होंगे। सब कुछ हमारे यहाँ निश्चित है। अंकल तो बहुत ही अनिश्चित शब्द है, आंटी तो और भी। मैं कॉलेज छोड़ गया तो हमने अपने बच्चों से मम्मी बोल, डैडी बोल, ये बुलवाना शुरू कर दिया। मम्मी का मतलब है मरा हुआ, और डैडी मरे हुए जैसा, और बड़े शौक से बुलवाते मम्मी बोल, डैडी बोल। अब यूरोप में जो भूषा थी ना वो हमारे कॉन्वेंट में घुस गई। यूरोप में क्या टाई लगाना है, सूट पहनना, क्योंकि ठंड बहुत है। हमने यहाँ 50 डिग्री टेम्परेचर वाले अजमेर में भी टाई लगवा दिया सबको। इतनी भयंकर गर्मी है, अंदर से पसीना पसीना हो रहा है। और कभी कभी तो रोज मैं ये दृश्य देखता हूँ, एक दूल्हे राजा जून की गर्मी में शादी करने जा रहे हैं, 3 पीस सूट और टाई लगा के घोड़े पे चढ़ के बैठे हुए हैं। उनको पूछो भाई तुमको सुपर इडियट बनने का यही दिन मिला है? कहता है राजीव भाई एक दिन तो कर लेने दो, तो तुमको यही दिन मिला है अपनी शादी का? ऐसे हमारी भाषा बदल दिया, भूषा बदल गया, भोजन बदल गया। कॉन्वेंट स्कूलों से बच्चे सीख रहे हैं पिज़्ज़ा खाओ, बर्गर खाओ, हॉट डॉग खाओ, कोल्ड डॉग खाओ, चाउमीन खाओ, नूडल्स खाओ। तो उनका भोजन, उनकी भाषा, उनकी भूषा, उनका भजन, रॉक म्यूजिक, पॉप म्यूजिक, सब कुछ घुस गया। अब ये कर दिया सब बंटा था। अब ना तो हम भारतीय रह पाए, ना अंग्रेज बन पाए। अगर कोई सभ्यता खिचड़ी बन जाए उसका भविष्य बहुत खराब होता है। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि या तो हम भारतवासी पूरी ताकत लगा के अपने को अंग्रेज बना लें, नहीं तो पूरी ईमानदारी से भारतीय हो जाएं। ये अधकचरे ना रहें बीच में, क्योंकि इस अधकचरेपन ने हमारी जनरेशन्स को, पीढ़ियों को ख़त्म कर दिया। तो इस अंग्रेजियत के शिक्षा तंत्र ने जो यूरोप से आया क्या किया है आज हमारे देश में, एक दो और उदाहरण देता हूँ। कॉन्वेंट स्कूलों में किताबें पढ़ाई जाती हैं जिनमें बिल्कुल स्पष्ट बच्चों को सुनाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है कि भगत सिंह तो आतंकवादी, ऊधम सिंह तो आतंकवादी, चंद्रशेखर तो आतंकवादी, और महाराजा रणजीत सिंह तो लुटेरे। आप जानते हैं सिख समाज के बहुत प्रतिष्ठित धर्मगुरु महाराजा रणजीत सिंह, जिन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों से लोहा लिया बल्कि मुसलमानों से भी इस देश को बचाया, उनको लुटेरा। हमारे भारत में एक जाति है जिसको जाट कहते हैं। जाटों के बारे में अंग्रेज ये कहा करते थे कि इनकी ताकत बहुत है, इसलिए उन्होंने जाट रेजिमेंट बनाया। आपको मालूम है जाट रेजिमेंट? ऐसे ही जाटों के पैरेलल महाराष्ट्र में है मराठा, वो भी एक तरह से जाट ही हैं। तो मराठा रेजिमेंट बनाया, जाट रेजिमेंट बनाया, क्योंकि इनमें ताकत बहुत है। इनका जो डीएनए है ना बहुत स्पेशल किस्म का है, लड़ना, लड़ाना, मारना, मरना, उनको इसमें मजा आता है। कभी भी अपनी जान की परवाह नहीं करेंगे, हाँ किसी के लिए भी जान दे देंगे ऐसे लोग। तो जाटों को अंग्रेजों ने लिख मारा और कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है अंग्रेजों के जर खरीद गुलाम। अब ये बच्चे बार बार पढ़ रहे हैं, रोज रोज पढ़ रहे हैं, रोज रोज पढ़ रहे हैं, रोज रोज पढ़ रहे हैं, तो थोड़े दिन में मान ही लेंगे कि हाँ भगत सिंह तो आतंकवादी था, ऊधम सिंह भी आतंकवादी था। क्योंकि एक झूठ को आप बार बार कहो, बार बार कहो, बार बार कहो, तो 10-20 साल में सत्य तो हो ही जाएगा।
एक कॉन्वेंट स्कूल की हिस्ट्री की किताब में मैं पढ़ के आया, और वो किताब मैंने संभाल के रखी हुई है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भारत की आज़ादी के लिए कुछ नहीं किया, और उसका जीवन चरित्र लिखा गया है कि वो एक अंग्रेज अधिकारी जॉन लेक के प्रेम और मोहब्बत में ही फंसी रही जिंदगी भर। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में ऐसी सब चीजें पढ़ाई जा रही हैं। और धीरे धीरे हुआ क्या है, इन कॉन्वेंट स्कूलों के बनाए हुए सिलेबस को भारत सरकार ने सारे देश का सिलेबस बना दिया है, पूरे देश का। अब संसद में भले ही कितना हंगामा हो, लेकिन सरकार कहती है जी सत्य तो यही है, क्योंकि अंग्रेजों ने लिखा है। और हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं सच्चे सत्यवादी तो अंग्रेज ही थे जो हमको ये सब सिखा के गए। ये स्थिति हमारे देश की है। तो ऐसी गंभीर स्थिति में हम सबको सोचना है, आज शिक्षक दिवस है, तो हम सब सोचें कि इस शिक्षा का क्या करें जो यूरोप से आई है और हमारे देश में जड़ जमा के बैठ गई है। मुझे बहुत कष्ट होता है आपको ये बताते हुए कि भारत में जो कॉन्वेंट स्कूल चल रहे हैं, आप जानते हैं इनके पास सबसे ज़्यादा भूमि है भारत देश की। मैंने संसद में एक प्रश्न करवाया था, आप यहाँ बैठे हैं, मेरे एक दोस्त हैं अखिलेश कुमार करके गोरखपुर से, और नहीं सॉरी उसके पास के क्षेत्र से सांसद हैं। मैंने कहा जरा ये पूछ तो लो कि भारत में सरकार के बाद किसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है। तो उत्तर आया कि सरकार के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन चर्च और उनके कॉन्वेंट स्कूलों के पास ही है। रेलवे से भी ज़्यादा ज़मीन इनके पास है, और हज़ारों हेक्टेयर ज़मीन एक एक रुपए के लीज पर दी गई है। हज़ारों हेक्टेयर, 1 रुपए का लीज, 2 रुपए का लीज, माने साल में वो 1 ही रुपया देते हैं, हज़ारों एकड़ ज़मीन भारत की इस्तेमाल कर रहे हैं और उनकी मिल्कियत है। 1820 से अंग्रेजों की सरकार ने ये ज़मीन देना शुरू किया, 2006 तक ये आबाद गति से चालू है। हमारी ही ज़मीन है, हमारा ही पानी है, हमारे ही संसाधन है। पहले मैं क्या सोचता था कि इन कॉन्वेंट स्कूलों में डोनेशन बहुत देती होगी सरकार, लेकिन संसद में एक जब सवाल करवाया तो पता चला कि सरकार का डोनेशन तो 10% ही है, बाकी समाज का डोनेशन। अकेले मैं मुंबई का आंकड़ा आपको दे रहा हूँ। बम्बई में जितने कॉन्वेंट स्कूल चलते हैं उसमें 92% हिंदू समाज के लड़के लड़कियां पढ़ते हैं, 92%। 2.5% क्रिश्चियन समाज के हैं और बकाया में मुसलमान हैं। ये है स्थिति। तो 92% विद्यार्थी हिंदू समाज के जो पढ़ते हैं बम्बई में कॉन्वेंट स्कूलों में, वो सब विद्यार्थी के माँ बाप 1 साल की फीस के रूप में 18,000 करोड़ रुपए देते हैं। आप सोचते हैं ये रकम कितनी बड़ी है? राजस्थान सरकार के बजट का लगभग आधा बम्बई, सिर्फ बम्बई के कॉन्वेंट, फिर कलकत्ता के कॉन्वेंट, मद्रास के कॉन्वेंट, हैदराबाद के कॉन्वेंट, दिल्ली के, इन सबको मैंने जोड़ना शुरू किया। फिर B क्लास सिटीज़ के कॉन्वेंट जैसे अजमेर है, जयपुर है, ऐसे शहर, फिर C क्लास। कुल कॉन्वेंट स्कूलों में साल का भारतीय समाज के द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का डोनेशन और फीस दी जा रही है। हमसे पैसा ले रहे हैं और हमारे ही बच्चों का दिमाग घुमा रहे हैं, और ऐसे ऐसे दिमाग घुमाए जाते हैं। एक कॉन्वेंट स्कूल के खिलाफ मैंने मुकदमा दाखिल किया हुआ है गुजरात हाई कोर्ट में। मामला क्या था, छोटे छोटे बच्चे वहाँ पढ़ने को आते हैं, तो उन बच्चों को लेने के लिए बस जाती है, तो ड्राइवर को कहा जाता है कि जानबूझ के बस बंद कर देना। तो कभी भी वो ड्राइवर बस बंद कर देता है। फिर बच्चों को कहता है देखो बस खराब हो गई, तुम्हारे भगवान का नाम लो। तो बच्चे का नाम लेते हैं, हनुमान जी का, राम का, बस चालू नहीं होती। फिर वो कहता देखो तुम्हारे भगवान तो कमज़ोर हैं, ये तो चालू नहीं हो रही, अब ईसा मसीह का नाम लो। जैसे ही बच्चे ईसा मसीह का नाम लेते हैं वो तुरंत स्टार्ट कर देता है। तो 3-3 साल के बच्चों के दिमाग में आ जाता अरे ईसा मसीह तो बहुत ताकतवर है। फिर वो बच्चे आके अपने घर में मम्मी पापा को बोलते हैं अरे देखो हमारी बस खराब हो गई थी, हमने ईसा मसीह का नाम लिया, वो चालू हो गई। ये मैंने एक घर में एक बच्चे के मुंह से सुना, उस दिन मेरी आत्मा हिल गई। मैंने कहा ये हो क्या रहा है। आज मैं आपके यहाँ आने से पहले शाहपुरा एक छोटे से नगर में था, तो वहाँ पर राम सनेही संप्रदाय के एक बड़े संत हैं। उन्होंने तो कहा कि इतना ही नहीं होता, कॉन्वेंट स्कूल में आगे भी होता है।
बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं ना, जिनके मन भोले भाले हैं, उनको एक खेल खिलाया जाता है कि उनके राम और कृष्ण है ना, उनकी मूर्तियां बनाई जाती हैं मेटल्स की और बच्चों को दिया जाता है। फिर वो कहते हैं कि स्विमिंग पूल में इनको तैराओ, तो बच्चे उनको डाल देते हैं, वो सब डूब जाती हैं क्योंकि मेटल्स की। तो कहते हैं देखो तुम्हारे भगवान डूब गए। फिर उन्हीं छोटे छोटे बच्चों को काष्ठ की मूर्तियां दी जाती हैं, लकड़ी की, ईसा मसीह की, कहते हैं तैराओ, तो वो तैरने लगती है। तो बच्चों को कहते हैं देखो ईसा मसीह इतने ताकतवर हैं कि वो तैर सकते हैं, रामकृष्ण तो डूब गए, तो तुमको भी डूब। तो लोकमान्य तिलक की इस बात को फिर याद करें, दुश्मन हमसे ताकतवर है, बहिष्कार करो और असहयोग करो। बाद में गांधी जी ने उसको और तेज से कहा। हम इन कॉन्वेंट स्कूलों को और इस एजुकेशन को हटाना चाहते हैं यूरोपियन, तो इसके लिए असहयोग करो और बहिष्कार करो। मतलब मैंने आपसे कहा कि 92% विद्यार्थी हमारे हैं जो वहाँ पढ़ने जा रहे हैं, इनको रोको। और हम इसको अपने घर से शुरू करें कि हम हमारे घर के किसी बच्चे को कॉन्वेंट में नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि हम उसको बास्टर्ड नहीं बनाएंगे। वो इंजीनियर बने ना बने, डॉक्टर बने ना बने, कम से कम बास्टर्ड तो ना बने। इतना अपमान तो ना करें हम अपने पिता का। तो हम नहीं भेजेंगे हमारे बच्चों को। तो फिर कहाँ भेजेंगे? जो हमारे स्कूल चलते हैं उनमें भेजेंगे। फिर आप कहेंगे उनमें सुख सुविधाएं कम हैं, बढ़ जाएंगी। जब धन का प्रवाह कॉन्वेंट स्कूलों से भारतीय स्कूलों की तरफ होगा तो सुविधाएं भी बढ़ जाएंगी। आप सोचो 18,000 करोड़ रुपया बंबई के कुछ कॉन्वेंट स्कूल को हर साल मिलता है, इतना ही रुपया आर्य समाज के गुरुकुलों को मिल जाए, या सनातन समाज के लोगों को मिल जाए, या किसी और संस्थाओं को मिल जाए जो भारतीयता आधारित गुरुकुल चलाते हैं, तो वो सुख सुविधाओं वाले हो जाएंगे। वो तो धन के प्रवाह को बदलने की ज़रूरत है। अभी धन का प्रवाह कॉन्वेंट स्कूलों की तरफ है, तो सुख सुविधाएं वहाँ ज़्यादा हैं। हमारे स्कूल पानी से प्यासे हैं, बैठने को ज़मीन पे टाट पट्टी नहीं है, स्कूल में पढ़ाने के लिए ब्लैक बोर्ड नहीं है, सामान्य ज़रूरतों की चीज़ें जैसे संडास घर होना चाहिए वो भी नहीं है। तो ये इसलिए कि धन की कमी है, धन का प्रवाह उस तरफ है, इसको मोड़ दो। तो समाज में एक बहस चले इस पर कि ये कॉन्वेंट स्कूल आए कहाँ से हैं, उनके यहाँ शिक्षा की क्या स्थिति रही है, तो शायद इसमें से एक समझ बने और ये समझ हिंदुस्तान में अगले 2-3 वर्षों में कोई अभियान का स्वरूप ले और ये अभियान हिंदुस्तान के इस विष बीज को उखाड़ कर फेंक दे, ऐसी भावना मेरे मन में है। मैंने इसके लिए एक और प्रयास शुरू किया है। बहुत लोग जब कहते हैं कि राजीव भाई विकल्प दो, तो हमने खुद अपने इस आज़ादी बचाओ आंदोलन की तरफ से 6 गुरुकुल बनाना शुरू किया है और वो लगभग 1 साल में शुरू हो जाएंगे। उन सभी गुरुकुलों को वैसे ही पढ़वाना है जैसे कभी 200 साल पहले था। वही 18 विषय हमने चुने हैं जो 200 साल पहले पढ़ाए जाते हैं। और हमारे गुरुकुलों की ये मान्यता रही है कि शिक्षा और विद्या सबके लिए, किसी एक के लिए नहीं। पैसा है या नहीं ये महत्व का नहीं है, शिक्षा और विद्या हर एक के लिए। वो जाति का है, धर्म का है, इससे मतलब नहीं। हमारे गुरुकुलों में सभी तरह के विद्यार्थी। आप तो जानते हैं कि भारतीय शास्त्र कहते हैं कि शिक्षा, विद्या और न्याय और चिकित्सा सबको निःशुल्क उपलब्ध होनी चाहिए, बिना किसी भेदभाव के। तो हमने सोचा है कि कम से कम शिक्षा और विद्या तो निःशुल्क उपलब्ध कराएं। तो हमारे गुरुकुलों में हम फीस नहीं लेंगे, ये संकल्प से हम शुरू कर रहे हैं। फिर ये चलेंगे कैसे? इनको चलाने के लिए विद्यार्थियों को हर दिन 2 घंटे श्रम दान करना पड़ेगा। या तो 2 घंटे वो चरखा चलाएं, या तो 2 घंटे खेत में काम करें, या तो 2 घंटे वो साबुन बनाएं, मंजन बनाएं, वॉशिंग पाउडर बनाएं। उनको हम बिकवाएंगे और उसके लिए मार्केटिंग नेटवर्क खड़ा कर रहे हैं पूरे देश में, स्वानंद बाजार के नाम से। इनमें ये वस्तुएं बिकेंगी, उससे आमदनी होगी और गुरुकुल उससे चलेंगे, फीस किसी को नहीं देनी पड़ेगी। और हमारा ये मानना है कि जो विद्यार्थी 14 साल पढ़कर निकल गया, कम से कम हर एक के पास 2.5 से 3 लाख रुपए होगा, जो उसके अपने श्रम की कमाई होगी। उससे वो अपना कोई व्यवसाय शुरू कर सकेगा, 2,000 रुपए की नौकरी के लिए नहीं भागेगा। और इन सारे गुरुकुलों को हम ज्ञान आधारित बना रहे हैं, डिग्री आधारित नहीं, क्योंकि ज्ञान ऊंचा होता है, डिग्री ऊंची नहीं होती कभी भी। अंग्रेजों ने हमको उल्टा फंसा दिया, ज्ञान आधारित हिंदुस्तान को डिग्री में फंसा दिया। अब हम किसी की भी परीक्षा लेते हैं तो भाई तुम्हारे पास डिग्री क्या है? डिग्री कोई महत्व की नहीं होती। चरक ऋषि की क्या डिग्री थी? सुश्रुत ऋषि की क्या डिग्री थी? सांख्य दर्शन की जिन्होंने पूरे दुनिया को बता दिया, उनकी क्या डिग्रियां थी? खगोल शास्त्र में इतने बड़े बड़े रिसर्च हो गए,
आज दुनिया कहती है कि प्लूटो ग्रह नहीं है, हिंदुस्तानियों ने तो 14वीं शताब्दी में कह दिया था कि प्लूटो ग्रह नहीं, अब दुनिया मानती है कि प्लूटो ग्रह नहीं। सूर्य की दूरी पृथ्वी से कितनी है ये आज बोलते हैं, 9वीं शताब्दी में तो हिंदुस्तानियों को मालूम था कि सूर्य और पृथ्वी की दूरी कितनी है। तो ये जितनी महान बातें करने वाले लोग, इनके पास किसी के पास डिग्री नहीं थी, ज्ञान था। ज्ञान ऊंचा होता है, डिग्री नहीं होती। तो हम वही ज्ञान आधारित शिक्षा और विद्या लाना चाहते हैं। अभी शुरू में हम शायद माइनॉरिटी में होंगे, लेकिन हर माइनॉरिटी समय में मेजॉरिटी हो जाती है। कौन जाने कल को ये अभियान चल पड़ा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। शुरुआत तो 1-2 से ही होती है, बड़ा होते होते तो बहुत बड़ा सागर बन जाता है। भगत सिंह तो अकेला था, फांसी पे गया, उसके साथ सुखदेव राजगुरु अकेले थे। सबसे पहले तो मंगल पांडे अकेला था, क्योंकि उसकी छावनी में कोई मदद करने को तैयार नहीं। फिर देखो कि हज़ारों लाखों मंगल पांडे हुए। तो आज हम शुरू कर रहे हैं, हो सकता है थोड़े दिन में ये हज़ारों लाखों हो जाए, लेकिन इसमें आप सबका प्रयास होगा तो होगा। अकेले हम करेंगे तो नहीं होगा। तो आप भी इसमें लगें, हम भी लगे हैं। और आप में से जो आर्य समाजी हैं उनके लिए तो ये बहुत आसान है। मैंने एक पाठ्यक्रम तैयार किया है, आर्य समाज के जितने गुरुकुल भारत में चलते हैं उनको हम वो दे सकते हैं। हमारा उस पर कोई कॉपीराइट नहीं है, सबको कॉपी करने का कंप्लीट राइट है, क्योंकि हम मानते नहीं कि ज्ञान पर किसी का विशेष अधिकार है। ज्ञान तो सबके लिए। मैंने कहीं से लिया, आपको दिया, आप किसी और को दे दीजिए। तो आर्य समाज के सभी गुरुकुलों को मैं दे सकता हूँ और दूसरे गुरुकुलों को दे सकता हूँ। वहाँ भी ये साथ साथ शुरू हो जाए, हम प्रयास करें, आप भी करें, तो हो सकता है 3-4 साल में इस देश की शिक्षा का ढांचा और दिशा दोनों बदल जाए। ऐसे अभीष्ट की कामना करके आपके पास आया। आपने बड़े ध्यान शांति से सुना, आपका आभारी हूँ। इन बातों को किसी और को भी सुनाएंगे तो और आभारी रहूँगा। कुछ बातें ऐसी मैंने कही हों जो आपको अच्छी न लगी हों तो उनको यहीं छोड़ कर जाइए, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। धन्यवाद।